नमस्कार दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में और मानव उत्सर्जन तंत्र की जो रूपरेखा है या इस जो चैप्टर की जो रूपरेखा है वो पिछली क्लास में मैंने आपको बताई थी और पिछली क्लास में हम उत्सर्जन की परिभाषा पढ़ चुके हैं। इसके अलावा उत्सर्जित पदार्थ की प्रकृति के आधार पर प्राणियों के जो प्रकार है वो भी पढ़ चुके हैं। मतलब उत्सर्जन के आधार पर प्राणी है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी, अमोनिया उत्सर्जी या अमोनियोटेलिक। एक होते हैं यूरिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी, यूरियोटेलिक। और एक होते हैं अपने यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले प्राणी, यूरिकोटेलिक। तो इस अध्याय की जो रूपरेखा आपको बताई थी मैंने, इसमें से 2 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे तीसरा और जो चौथा जो पॉइंट है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारे विभिन्न प्राणियों में उत्सर्जित अंग और चौथा जो पॉइंट है वो है मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना, जिसमें हम वृक्क और जो वृक्काणु है उसकी संरचना के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अन्य जो प्राणी है ना, मानव के साथ साथ अन्य प्राणियों में उत्सर्जित अंग है वो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि कई बार इनसे सवाल आता है। तो सबसे पहले संक्षेप में देखेंगे कि मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों में उत्सर्जित अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे और फिर हम पढ़ेंगे मनुष्य में जो उत्सर्जन तंत्र है उसकी संरचना कैसी होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो मनुष्य का मुख्य उत्सर्जन अंग होता है वृक्क, तो वृक्कों के बारे में अपन उसके बाद में डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अन्य प्राणियों में उत्सर्जित अंग है वो कौन कौन से होते हैं। तो विभिन्न प्राणियों में उत्सर्जित अंगों की अपन बात करें तो वही उदाहरण मैंने शामिल किए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे तो उदाहरण बताने के लिए बहुत सारे हैं और अपन वैसे ही प्रॉपर साइंस नहीं पढ़ रहे, हम जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। तो जनरल साइंस के हिसाब से जो जो उदाहरण पूर्व के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जिन जिन प्राणियों के सिलेबस में जो उत्सर्जित अंग दिए हुए है ना बोर्ड की किताबों में, ठीक है, जो बोर्ड का पैटर्न चलता है तो उन्हीं को मैंने शामिल किया है। तो देखते हैं अपन सबसे पहले है मनुष्य। ठीक है, तो मनुष्य में उत्सर्जित अंग होती है आपके वृक्क या जिनको कहते हैं किडनी या आम भाषा में अपन बोलते हैं गुर्दे। क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में या अपनी भाषा में अपन क्या बोलते हैं, गुर्दे बोलते हैं। ठीक है, तो वृक्क या किडनी है वो मनुष्य के उत्सर्जित अंग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है और सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है वो यही होता है। ठीक है, आगे देखें। दूसरा है केंचुआ। तो केंचुए में उत्सर्जित अंग होते हैं वृक्कक। ध्यान रखना, वृक्क नहीं है वृक्कक है। वृक्कक या जिनको बोलते हैं नेफ्रीडिया। क्या बोलते हैं, नेफ्रीडिया केंचुए के उत्सर्जित अंग होते हैं। उसके बाद 3 नंबर पर देखते हैं अपन है प्लेटिहेल्मिंथिस संघ के जो प्राणी होते हैं है ना, जैसे प्लेनेरिया वगैरह है। तो इन प्राणियों के अंदर जो उत्सर्जित अंग होते हैं वो होती है ज्वाला कोशिकाएं। वैसे इनमें अंग होते नहीं है ना, अंग होते नहीं है। तो इनमें ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन का कार्य करती है किसमें, प्लेटिहेल्मिंथिस में। आगे देखें कीट। तो कीटों के अंदर कीट जो कीड़े मकोड़े हैं, तितलियां हैं, मधुमक्खियां हैं, ठीक है, ये जो होते हैं इनके अंदर आपके मेलपीगी नलिकाएं होती है। कौन सी मेलपीगी नलिकाएं उत्सर्जन का कार्य करती है, जैसे टिड्डा वगैरह है ना। टिड्डे का पूछ ले तो टिड्डे में भी यही होती है ना, या टिड्डी है, कीड़े मकोड़े हैं है ना, कीड़े मकोड़े हैं, तितलियां हैं, भृंग है, ठीक है, मधुमक्खी है। तो ये सब जो कीट वर्ग के जितने भी प्राणी हैं उन सब में मेलपीगी नलिकाओं के द्वारा उत्सर्जन होता है। आगे अपन देखें, आगे है झींगा या प्रौन। तो झींगा या प्रौन के अंदर हरित या श्रृंगिक ग्रंथियां हैं वो उत्सर्जन का कार्य करती है। कौन, हरित या श्रृंगिक ग्रंथियां वो उत्सर्जन का कार्य करती हैं। और उसके बाद अपन देखें 6 नंबर पर है कॉकरोच। तो कॉकरोच या जिसको अपन तिलचटा कहते हैं कीट वर्ग में आएगा। ये भी किस में आएगा, कीट वर्ग में आएगा, लेकिन प्रॉपर मैंने इसको अलग रखा है क्योंकि इसका सवाल पूछा गया है। तो कॉकरोच या तिलचटा है उसमें मेलपीगी नलिकाएं हैं वो उत्सर्जन का कार्य करती है। तो यह है कुछ महत्वपूर्ण प्राणियों के नाम और उनमें पाए जाने वाले
उत्सर्जी अंगों के नाम, ठीक है, जो कि सिलेबस में अक्सर चलते हैं, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें होती है, ठीक है, या एनसीईआरटी की जो सिलेबस होता है उसके अंदर ये प्राणी दिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इनको रखा है, ठीक है। और इनमें कई बार पूछा भी जाता है, पूछे गए सवाल हैं इनमें से। केंचुआ, मनुष्य का तो पूछा गया कई बार, केंचुए का पूछा गया है, इसके अलावा कॉकरोच या तिलचट्टे का पूछा गया सवाल है, और कीटों का पूछा गया सवाल है। तो 1 2 3 4 इन 6 में से 4 का तो पूछा गया ही है, ठीक है। अब अपन देखते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना है वो कैसी होती है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना की अपन बात करें तो मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना में मैंने पहले ही आपको बताया था, हम वृक्क की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? वैसे पूरा मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना अपन पढ़ेंगे, ठीक है, पर मुख्यतः इसमें वृक्क और वृक्कों में स्थित जो नेफ्रॉन होते हैं या वृक्काणु होते हैं उनकी संरचना को पढ़ा जाता है, वही मुख्य होता है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र जो है, मानव उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न भाग या प्रमुख भाग है कौन कौन से, तो उनके बारे में अपन देखें तो यहां पर देखो एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम के अंदर मानव उत्सर्जन तंत्र के जो विभिन्न भाग है वो आपको देखने को मिलेंगे। आगे बात समझ में, दोनों ओर सेम के बीज के आकार के वृक्क या किडनियां हैं, उन किडनियों से 2 नलिकाकार संरचनाएं निकल रही है, उनको बोलते हैं मूत्रवाहिनियां। क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनियां। दोनों मूत्रवाहिनियां एक थैली के समान संरचना में खुल रही है जिसको बोलते हैं मूत्राशय, और मूत्राशय से आगे मूत्र मार्ग होता है, ठीक है, जो कि नर और मादा प्राणियों में अलग अलग प्रकार से होता है। तो प्रमुख भागों की अपन बात करें तो मानव उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख भाग जो होते हैं वो होता है अपने, एक तो होता है वृक्क। वृक्क होता है एक जोड़ी। वृक्क कितना होता है? एक जोड़ी होता है। अभी डिटेल से इनके बारे में देखेंगे। इसके अतिरिक्त मूत्रवाहिनियां, ये भी एक जोड़ी होती है, संख्या में 2। देख लो, एक दाएं वृक्क से निकल रही है नलिकाकार संरचना और एक बाएं वृक्क से निकल रही है नलिकाकार संरचना। तो एक जोड़ी का मतलब संख्या में 2, संख्या में 2 होता है वृक्क। तो 2 ही क्या होती है? मूत्रवाहिनी होती है। एक जोड़ी का मतलब 2। इसके अलावा एक पेशीय मूत्राशय होता है और एक होता है मूत्र मार्ग होता है, जो नर और मादा में अलग अलग प्रकार से होता है, ठीक है। आगे वो जनन मार्ग से जुड़ जाता है। तो इसी के बारे में अपने को डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वृक्कों की संरचना कैसी होती है, और वृक्क क्योंकि मुख्यतः पर इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जो संरचना है, मूत्रवाहिनियां 2 होती है, वो आप वहां देख सकते हो, ठीक है, डायग्राम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा मूत्राशय, नीचे मूत्राशय दिया गया है, थैली के आकार की संरचना है, ठीक है, और फिर है मूत्र मार्ग। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, अब डिटेल से एक एक अंग के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वृक्क के बारे में। किसके बारे में? वृक्क या किडनी के बारे में देखते हैं। तो वृक्क या किडनी या गुर्दे क्या होता है? देखो, ये मानव के मुख्य उत्सर्जी अंग है, ध्यान रखना है। मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग कौन होता है? किडनी होती है या वृक्क होता है। बाकी जो भी है, मूत्रवाहिनियां है, मूत्राशय है, मूत्र मार्ग है, वो सब सहायक मूत्र अंग है, ठीक है, मूत्र तंत्र के या उत्सर्जन तंत्र के अंग होते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। अब बात करें आगे, देखो, मनुष्य में एक जोड़ी गहरे लाल रंग के सेम के बीज की आकृति के, किसकी? सेम के बीज की आकृति के समान वृक्क उदर गुहा में, है ना, उदर गुहा के पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। मतलब सेम का जो बीज होता है, सेम पादप के बीज के समान गहरे लाल रंग के 2 वृक्क, कितने? 2 वृक्क है। वो हमारी जो उदर गुहा है, उदर गुहा में जो रीढ़ की हड्डी है ना, जो रीढ़ की हड्डी है उस साइड में वृक्क पाए जाते हैं। मतलब पृष्ठ भाग में, सामने की ओर नहीं होता है, पीछे वाले भाग की ओर होता है। किस भाग की ओर होता है? पीछे वाले भाग की ओर होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। 2 होता है, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर होता है, ठीक है, पृष्ठ भाग में। आगे बात करें, वृक्क की संरचना के प्रमुख भाग निम्न है। तो वृक्क की जो संरचना होती है उसके प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं? दोनों वृक्कों में से एक वृक्क की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाई है, और इस स्ट्रक्चर में विभिन्न प्रकार के जो भाग है वो दिए हुए हैं। जैसे कि बात करें तो वृक्क शिरा से
जो अशुद्ध रुधिर है वो यहाँ से निकलता है, ठीक है। इधर ये वृक्क धमनी है, वृक्क धमनी से रक्त इसके अंदर प्रवेश करता है। ये हाइलम वाला भाग है, ये बर्टिनी के स्तंभ, ये बर्टिनी के स्तंभ, ठीक है। मूत्रवाहिनी, मध्यांश, पिरामिड और वल्कुट ये प्रमुख भाग है। इन्हीं भागों के बारे में डिटेल से पढ़ना है, कौन सा भाग कहाँ पाया जाता है, कैसी संरचना, उसका क्या कार्य है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हाइलम या नाभिक के बारे में। किसके बारे में? हाइलम या नाभिक है, उसकी संरचना क्या कैसे होती है, या हाइलम या नाभिक क्या। तो देखो, वृक्क की मध्य सतह पर एक खांच होती है जिसे हाइलम कहते हैं। मैंने दो वर्गों की बजाय एक वर्ग बनाया पूरी स्ट्रक्चर समझने के लिए। तो दोनों जो वृक्क होता है सेम के बीज के आकार के समान होता है, और बीच में जो ये गड्ढा बन रहा है इधर की ओर, ये जो पूरा इतना जो गड्ढा बन रहा है, संकीर्ण बन रहा है, ये जो खांच बन रहा है, इस खांच को ही कहते हैं हाइलम। इस खांच को ही क्या कहते हैं? इस खांच को ही हाइलम कहा जाता है। मतलब हाइलम कोई प्रॉपर इसका कोई भाग नहीं, जो ये गड्ढा बन रहा है, ये सतह तो हो गई उत्तल। वृक्क की एक सतह होती है अवतल, उत्तल, और एक सतह होती है अवतल। तो ये जो अवतल सतह है, जो अंदर की ओर धसी हुई सतह है, इस सतह को नाम दिया गया है हाइलम, ठीक है। और इस हाइलम वाले भाग से ही कुछ नलिकाएं अंदर प्रवेश करती है और कुछ नलिकाएं यहीं से बाहर निकलती है। मूत्रवाहिनी भी इसी भाग से बाहर निकलती है, ठीक है। तो देखते हैं आगे, देखो, हाइलम वाले भाग से वृक्क धमनी तथा तंत्रिका वृक्क में प्रवेश करती है। वृक्क धमनी कौन सी? एक तो ये जो वृक्क धमनी इसी भाग से अंदर जाती है, वृक्क के अंदर रक्त को लेकर, और इसी भाग से तंत्रिका, वृक्क से संबंधित जो तंत्रिका है वो भी इसी भाग से होते हुए अंदर जाएगी। आगे देखो, जबकि वृक्क शिरा, ये रही वृक्क शिरा, ठीक है। वृक्क शिरा जो यहां से रुधिर को ले जाएगी, ठीक है। तो वृक्क शिरा लसिका वाहिनी एवं मूत्र वाहिनी वृक्क से बाहर निकलती है। वृक्क से क्या करती है? बाहर निकलती है, मतलब इससे रुधिर को लेकर जाती है ना। रुधिर को लाती कौन है? रुधिर को लाने का काम है वृक्क धमनी का। अरे रुधिर में जो यूरिया होता है उसको वृक्क क्या करता है? छानता है। रक्त में उपस्थित जो यूरिया होता है उसको रक्त से अलग किया जाता है और उसको जल में मिलाकर उसका मूत्र निर्माण कर दिया जाता है। तो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया वृक्क में होती है, तो वही तो हम पढ़ रहे हैं। तो इस वृक्क में रक्त को लाएगी तो सही ना कोई। तो वृक्क धमनी है वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ युक्त या यूरिया युक्त रुधिर को लाती है। कौन? वृक्क धमनी। और यहां से यूरिया अलग होने के बाद में वापस वृक्क शिरा यहां से रक्त को लेकर जाती है, आगे अपन देखें हाइलम या नाभिक के बाद में अपन देखते हैं वल्कुट या कोर्टेक्स भाग, ठीक है। तो वल्कुट या कोर्टेक्स भाग क्या होता है? वृक्क का बाहरी क्षेत्र। कौन सा? वृक्क का जो बाहरी क्षेत्र है उसी को वल्कुट या कोर्टेक्स के नाम से जाना जाता है, कहलाता है। देखो ये कोर्टेक्स का है, ये रहा। ये जो वृक्क है, इस वृक्क के अंदर जो ये बाहर वाला भाग है, ये बाहरी भाग, ये देखो इधर देखो, ये जिसमें जो ये लाइनें बनी हुई है ना, जिसमें जो आपको ये लाइनें दिखाई दे रही है, ये लाइनिंग वाला जो भाग है, ये भाग कहलाता है आपके वल्कुट। क्या कहलाता है? वल्कुट। तो देखो यहाँ पे वल्कुट, और इसको मैंने यहाँ तक दर्शाया है, ठीक है। तो ये जितना भी ये लाइनिंग वाला भाग है ना, ये शंकु के आकार की जो संरचनाएं दिख रही है, इनको छोड़कर इनके ऊपर का जो लाइनिंग वाला भाग है ये वृक्क का आवरण है। वृक्क का आवरण और ये जो शंकु के टाइप की जो संरचना दिखाई दे रही है, इनके बीच का जो लाइनिंग वाला भाग है, इस भाग को बोलते हैं वल्कुट। क्या बोलते हैं? इस भाग को वल्कुट कहता है, कोर्टेक्स कहता है। आगे देखो, वल्कुट भाग वृक्क के मेडुला या मध्यांश या मेडुला का मतलब होता है मध्य वाला भाग, बीच वाला भाग, ठीक है। मध्यांश भाग में फैलकर स्तंभ के आकार की खंबेनुमा, है ना, खंबेनुमा संरचनाएं बनाता है, जिन्हें बर्टनी के स्तंभ कहते हैं। किसके स्तंभ कहते हैं? जिनको बर्टनी के स्तंभ कहते हैं। कहां पर है ये बर्टनी के स्तंभ? इधर देखो, तो ये तो है अपने ये मेडुला वाला भाग है। ये जो इतना जो भाग चलेगा, जो ये शंकुआकार जो संरचनाएं बनी हुई है, ठीक है, इन शंकुआकार संरचनाओं वाला जो भाग है वो है मेडुला। अब ये भाग है वल्कुट। अब ये वल्कुट है, ये अंदर की ओर धस रहा है, अंदर की ओर धस कर देखो ये बना रहा है इस प्रकार की स्तंभ नुमा संरचना, खंबे नुमा संरचना। यहाँ देखो
ये इधर अंदर धंसकर ये खंबे नुमा संरचना बन रही है, इधर ये अंदर धंसकर खंबे नुमा संरचना बन रही है, यहाँ पे ये खंबे नुमा संरचना। तो जितनी ये खंबे नुमा संरचना बन रही है, ठीक है, इन खंबे नुमा संरचनाओं को क्या कहता है, वर्तनी के स्तंभ कहा जाता है। क्या कहता है इनको, इन सबको, ये जो अंदर वाला ना, इनको अपन कहते हैं वर्तनी के स्तंभ, है ना। जैसे मैं एक को कलर से भर देता हूं, ठीक है, जैसे मान लिया मैंने इसको कलर से भर दिया, तो ये जो है, ये जो पूरा है, ये वर्तनी का स्तंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पूरा वर्तनी का स्तंभ। तो ये भी हो गया, ये हो गया, तो ये है वर्तनी के स्तंभ। ये क्या कहलाता है, ये वर्तनी के स्तंभ कहलाता है। किसके स्तंभ कहलाता है, ये वर्तनी के स्तंभ कहलाते हैं। आगे देखें अपन, आगे देखो, अगला भाग है मध्यांश या मेडुला। तो मध्यांश या मेडुला क्या होता है, देखो, वृक्क का मध्य का भाग मेडुला या मध्यांश कहलाता है। मध्य का भाग, ये जो मैंने बताया, ये शंकुआकार जो संरचना है आपको इस भाग में बनी हुई दिखाई दे रही है, ये क्या कहलाएगा, मध्यांश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मध्यांश कहलाता है। मध्यांश में शंकुआकार, है ना, शंकु के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें मध्यांश पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यांश पिरामिड। यहां देखो, ये मध्यांश पिरामिड संरचना, ये शंकु के आकार की जो संरचनाएं दिखाई दे रही है, जैसे ये हो गई, ये जो शंकु के आकार की जो संरचना है वो इस मध्यांश वाले भाग में ही है, इनको बोलते हैं मध्यांश पिरामिड कहा जाता है। क्या कहता है, मध्यांश पिरामिड कहा जाता है ना। आगे अपन बात करें, देखो आगे बात करें व्रकाणु या नेफ्रॉन की, ठीक है। तो व्रकाणु या नेफ्रॉन क्या होता है, ठीक है। तो व्रकाणु या नेफ्रॉन है वो पतली सूक्ष्म नलिकाकार संरचनाएं होती है, लाखों की संख्या में ये पाई जाती है। देखो, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को व्रकाणु या नेफ्रॉन या वृक्क नलिका कहते हैं। ध्यान रखना, मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, व्रकाणु कहलाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है तंत्रिका कोशिका, या जिसको अपन कहते हैं न्यूरॉन। सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है, कोशिका, मतलब सजीव कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, ठीक है। ऐसे ही वृक्क जो होता है वो मुख्यतः वृक्क कोशिकाओं से बने होते हैं। उन वृक्क कोशिकाओं को ही व्रकाणु या नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं कहा जाता है। मतलब वो नलिकाकार संरचनाएं होती है। क्या होती है, नलिकाकार संरचनाएं होती है, तो उनको व्रकाणु या नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं कहते हैं, जो वृक्क की मेन संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के नाम से जानी जाती है। आगे बात करें तो आगे है, प्रत्येक वृक्क में लाखों व्रकाणु पाए जाते हैं। एक वृक्क है, ये तो एक वृक्क है, इसके अंदर व्रकाणु की संरचना आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अब इस एक वृक्क के अंदर लाखों की संख्या में व्रकाणु है, तो कैसे बना सकते हैं। बारीक नलियां होती है ना, बाल के समान पतली नलियां। तो इसका अभी मैं अलग से डायग्राम बना के आपको समझाता हूं व्रकाणु की पूरी संरचना। तो अभी ध्यान रखना है कि प्रत्येक वृक्क में लाखों व्रकाणु पाए जाते हैं। आगे देखो, व्रकाणु की संरचना के दो मुख्य भाग होते हैं। कितने भाग होता है, दो मुख्य भाग होता है। तो उन भागों को अपन देखेंगे। तो व्रकाणु है वो वृक्क के अंदर ही पाए जाते हैं। तो ये वृक्क आपके समझ में आ जाना चाहिए। वृक्क शिरा मैंने बता दिया आपको, वृक्क धमनी आपको मैंने बता दी, हाइलम आपको बता दिया, वर्तनी के स्तंभ बता दिया, वलकुट बता दिया, मध्यांश पिरामिड बता दिया, ठीक है। और मूत्रवाहिनी पहले ही आ गई, वृक्क से निकलती है मूत्रवाहिनी। ये एक वृक्क है, उधर एक वृक्क और होगा, ठीक है, जैसा कि पहले वाले डायग्राम में आपको बताया था शुरुआत में, ठीक है। तो दो मूत्रवाहिनी होती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं जो ये व्रकाणु है या जो ये नेफ्रॉन है, इसकी संरचना पूरी कैसी होती है, तो उसके बारे में अपन देखते हैं। तो व्रकाणु की बात करें तो व्रकाणु के दो प्रमुख भाग होते हैं। अभी बताया था आपको, एक भाग होता है उसका नाम है बोमन संपुट, और एक भाग होता है जिसका नाम है वृक्क नलिका। यहाँ पर ये व्रकाणु की पूरी संरचना दे रखी है, ठीक है। इस प्रकार का जो नेफ्रॉन है या जो व्रकाणु है या जिसको पर कहता है वृक्क नलिका है, वो दिखाई देती है। अब इसके प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में अपन देखते हैं वन बाय वन करके, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोमन संपुट देखते हैं, है ना। व्रकाणु या नेफ्रॉन का पहला भाग है बोमन संपुट। बोमन संपुट क्या था, पढ़ो देखो, प्रत्येक नेफ्रॉन का ऊपरी भाग, कौन सा ऊपरी भाग है, कप के आकार की संरचना का बना होता है,
जिसे बोमन संपुट कहते हैं। क्या कहता है? बोमन संपुट। ये देखो, ये जो भाग पूरा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो ये खोखला भाग है, ये जो खोखला भाग है, इस खोखले भाग को क्या कहते हैं? बोमन संपुट कहते हैं। क्या कहता है? इस खोखले भाग को कहते हैं पर बोमन संपुट। ठीक है, ये खोखला भाग क्या कहलाता है? अंदर का ये कप के आकार का जो खोखला भाग है, ये खोखला भाग क्या कहलाता है? बोमन संपुट। तो ये वृक्क नलिका का शीर्ष भाग है, ऊपर का भाग है ना भाई। इसको आप ऐसे इस डायग्राम को उल्टा कर दो तो ये नली आ जाएगी नीचे, रह जाएगा ऊपर। तो मैंने इसको ऐसे बनाया, तो नीचे, ये तो है नीचे का भाग, ठीक है, और ये शीर्ष भाग। तो शीर्ष भाग कप के आकार का होता है। इस कप के आकार के भाग को क्या बोलते हैं? बोमन संपुट कहते हैं। क्या कहता है? बोमन संपुट कहते हैं। आगे बात समझ में, आगे देखो, बोमन संपुट में अभिवाही धमनी केशिकाओं का गुच्छा बनाती है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, या हिंदी में बोलते हैं केशिका गुच्छ। क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं इसको केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस, इसको अपन कहते हैं। तो देखो, ये बोमन संपुट के अंदर ये अभिवाही धमनिका आ रही है। अभिवाही धमनिका कौन होती है? रक्त को लाने वाली धमनी। कौन सी? वृक्क के अंदर रक्त को जो लाने वाली जो धमनी है, जिसको हमने नाम दिया था कौन सा? अभिवाही धमनी। अभिवाही धमनी वृक्क के अंदर जाकर छोटी छोटी धमनिकाओं में चेंज हो जाती है ना। वो जो हमने पहले वृक्क पढ़ा था, क्योंकि एक वृक्क में लाखों वृक्काणु होता है। ये एक नलिका है ना, ये एक वृक्काणु, ऐसे एक वृक्क में लाखों वृक्काणु होते हैं। तो वो जो पहले वाले डायग्राम में जो आपको बताया था अभिवाही धमनी, वो अभिवाही धमनी लाखों की संख्या में छोटी छोटी धमनिकाओं में बदल जाती है, और हर एक वृक्काणु के अंदर एक धमनिका जाती है। तो प्रत्येक वृक्काणु के अंदर जो धमनिका जाती है उसको बोलते हैं अभिवाही धमनिका। क्या कहते हैं? अभिवाही धमनिका। ये रक्त को लाती है। ये अभिवाही धमनिका इस बोमन संपुट के अंदर, इस बोमन संपुट के अंदर जाकर बाल समान पतली रक्त केशिकाओं के गुच्छे में चेंज हो जाती है। बाल के समान बारीक नलिकाओं का गुच्छा बना लेती है। क्या बना लेती है? गुच्छा। इस गुच्छे को कहते हैं ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ। इस गुच्छे को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ। और ये ग्लोमेरुलस किसके अंदर स्थित होता है? बोमन संपुट के अंदर। बोमन संपुट क्या है? कप के आकार की संरचना। क्या है? कप के आकार की संरचना। और वापस ये जो अभिवाही धमनिका है, ये यहां से वापस निकल जाती है। तो यहाँ यूरिया अलग हो जाता है, इसके अंदर यूरिया, क्रियाविधि में अपन देखेंगे बाद में, यूरिया अलग हो जाएगा, और ये अपवाही धमनिका वापस रक्त को लेकर चली जाएगी, है ना। यूरिया को यहाँ निकालकर बाकी शुद्ध रक्त को यहां से लेकर चली जाएगी। आगे बात करें, बोमन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को मिलाकर मेलपिगिकाई कहते हैं। जो ये इस प्रकार की जो पूरी संरचना बनी है, ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट दोनों को मिलाकर ये जो पूरा जो भाग है, इस पूरे भाग को कहते हैं मेलपिगिकाई। क्या कहते हैं इसको? इसको मेलपिगिकाई कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मेलपिगिकाई। मतलब ये अंदर ये जो खोखला जो भाग है, कप के आकार का खोखला भाग है, ये हो जाएगा बोमन संपुट, और ये केशिकाओं का जो गुच्छा है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे? मेलपिगिकाई कहेंगे। क्या कहेंगे? दोनों को मिलाकर मेलपिगिकाई कहेंगे। आगे देखो, आगे बात करें तो ये तो है बोमन संपुट पहला भाग, ठीक है। तो पहला भाग तो ये हो गया वृक्क नलिका का या नेफ्रॉन का, और दूसरा जो भाग है ये पूरा दूसरा भाग ही है, नलिकाकार भाग। तो यहां से यहां तक का पहला भाग है, जिसको अपन मेलपिगिकाई या बोमन संपुट भी कह सकते हैं, और ये बाकी का जो ये नलिकाकार भाग है, ये पूरा भाग हो जाएगा। तो दूसरे भाग को अपन कहते हैं वृक्क नलिका। क्या कहते हैं? दूसरे भाग को अपन वृक्क नलिका कहते हैं। तो इसके कौन से भाग होते हैं? देखो, यह बोमन संपुट के निचले हिस्से से प्रारंभ होने वाली नलिका है। बोमन संपुट आ गया, इसको ऊपर मानो तो ये पूरे का पूरा भाग क्या, ये नीचे रहेगा। भाई इसको सीधा करो तो ये ऊपर रह जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे का जो नलिकाकार भाग है उसी को अपन वृक्क नलिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्क नलिका कहते हैं। तो ये निचले बोमन संपुट के निचले हिस्से से प्रारंभ होने वाली नलिका है, जिसका दूसरा सिरा मूत्र एकत्र करने वाली नलिका, जिसको बोलते हैं संग्रह नलिका, संग्रह नलिका से जुड़ा होता है। ये देखो, ये जो नली है यहां से लगाकर यहां तक, ये जो रेड लाइन में जो कर रहा हूं, ये जो पूरी जो नली है ये संग्रह नलिका है। क्या ये संग्रह नलिका है। तो जो वृक्क नलिका का पहला भाग तो बोमन संपुट से जुड़ा हुआ है, दूसरा भाग देखो यहां से
ये इस संग्रह नलिका से, ये लिखा हुआ संग्रह नलिका, इस संग्रह नलिका से दूसरा भाग जुड़ा रहता है। तो वृक्क नलिका का पहला वाला भाग तो बोमन संपुट से और दूसरा भाग जो मूत्र को इकट्ठा करने वाली जो संग्रह नलिका है उससे जुड़ा रहता है। ठीक है, उससे जुड़ा रहता है। आगे बात करें, देखो आगे इसके प्रमुख भाग समीपस्थ, देखो से मैंने शॉर्ट में लिखा, जगह नहीं है तो समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेलने का लूप एवं दुरुस्त कुंडलित नलिका है। ये समीपस्थ कुंडलित नलिका वाला भाग ये हो जाएगा, ये इतना सा भाग समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका जो मेलपी की काय के नजदीक में होता है, नजदीक में होता है, कुंडलित भाग है। अरे समीपस्थ कुंडलित नलिका, नलिका जो कुंडलित है, कैसी है, कुंडलित है जो नलिका और जो बोमन संपुट के समीप है, इसलिए इसको नाम दे दिया समीपस्थ कुंडलित नलिका। और ये जो कुंडलित नलिका है ये बोमन संपुट से दूर पड़ जाती है, इसलिए इसको नाम दे दिया दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका जो संग्रह नलिका से जुड़ी रहती है, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और ये जो यू के आकार की जो नलिकाकार संरचनाएं दिख रही है इसको बोलते हैं हेलने का लूप। इसके दो भाग होते हैं, अवरोही भुजा, इसको बोलते हैं अवरोही भुजा और इसको बोलते हैं आरोही भुजा। पर इतना आपको ध्यान नहीं देखना, अपन जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, हमें यह भी ध्यान में होना चाहिए, है ना। तो मैं ज्यादा इसके बारे में बताऊंगा नहीं। तो ये है हेलने का लूप। तो ये इस प्रकार एक वृक्काणु की क्या होती है, पूरी संरचना होती है। आगे बात समझ में, तो मानव उत्सर्जन तंत्र के चार प्रमुख भाग मैंने आपको बताए। एक तो क्या हो गया, एक हो गया आपके वृक्क या जिसको अपन बोलते हैं किडनी, ठीक है। दूसरा अब अपन देखेंगे मूत्र वाहिनी, तीसरा देखेंगे मूत्राशय और चौथा देखेंगे मूत्र मार्ग। ठीक है, तो अभी वृक्क कंप्लीट हुआ है। वृक्क में पहले वृक्क की संरचना पढ़ी और अब ये वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना हो गई। अब बात करेंगे जो मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग की बात करते हैं। ठीक है, तो दूसरा भाग है मूत्रवाहिनियां। पहला वृक्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। वृक्क के बाद में अपन पढ़ रहे हैं मूत्रवाहिनियां। तो यह एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी का मतलब संख्या में दो होती है, जो प्रत्येक वृक्क के नाभिक या हाइलम वाले भाग से निकलकर मूत्राशय में प्रवेश करती है। इस डायग्राम में देखो, इधर दायां और बायां दो वृक्क है, दोनों वृक्कों के जो हाइलम वाला भाग है, हाइलम का मतलब जो गड्ढे वाला भाग है ना, तो उस गड्ढे वाले भाग से दो नलियां निकल रही है जो नीचे जाकर मूत्राशय में मिल रही है। ठीक है, इधर वाले वृक्क से एक नली निकल रही है वो मूत्राशय में जा रही है, उधर वाले वृक्क से भी एक नली निकल रही है जो मूत्राशय में प्रवेश कर रही है। उन्हीं को बोलते हैं मूत्रवाहिनियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनियां। तो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, निर्माण तो होता है वृक्क में, उस मूत्र को मूत्रवाहिनियां मूत्राशय में लेकर जाती है। कहां लेकर जाती है, मूत्राशय में लेकर जाती है। अब मूत्राशय क्या होता है, देखो मूत्राशय ये एक पेशी है, पेशी से बना हुआ, पेशी से निर्मित थैली के समान संरचना है। ठीक है, देखो थैली के समान संरचना ही है, किसके समान, थैली के समान संरचना है, चौड़ी संरचना है। ठीक है, जो या इसमें मूत्र का स्थायी रूप से संग्रह होता है ना, स्थायी रूप से मूत्र का इसमें संग्रह होता है। वृक्क में केवल मूत्र बनता है, वृक्क में मूत्र बनते ही वो कहाँ आता है, मूत्राशय में आता है। वृक्कों में मूत्र का संग्रहण नहीं होता है, वृक्कों में मूत्र बनता है फिर उसको मूत्राशय में लाया जाता है। और जब तक हमारी मूत्र विसर्जन की इच्छा नहीं होती है, ठीक है, या जब तक हम मूत्र विसर्जन नहीं करते हैं, तब तक वो मूत्राशय के अंदर स्थायी तौर पर संग्रहित रहता है। आगे बात समझ लें। आगे बात करें, लास्ट भाग है मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग को अपन देखते हैं। मूत्र मार्ग क्या है, मूत्राशय की गिरुआ, देखो नीचे, देखो नीचे छोटा सा भाग दिखाई दे रहा है मूत्राशय के नीचे। ठीक है, गिरुआ से, उसको बोलते हैं गिरुआ। गिरुआ से एक पतली नलिका निकलती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं, है ना। मूत्राशय के नीचे दर्शाया गया है डायग्राम के अंदर, मूत्र मार्ग वहां लिखा गया है। ठीक है, मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र है वो बाहर निकलता है। तो इस प्रकार आज हमने मानव उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न भागों को डिटेल से पढ़ लिया है। ठीक है, तो यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसके अतिरिक्त आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जिसका जो लिंक है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। और टेलीग्राम पर आपको जनरल साइंस, करंट जीके,
ठीक है। इसके अलावा आपको राजस्थान जीके, ठीक है, तो इनसे संबंधित भी आपको वहां पर क्विज पढ़ने को मिल जाएंगे। तो इस क्लास में इतना ही। कल फिर एक नई क्लास के साथ में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।